हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बीएससी की वीडियोज़ प्रोवाइड करा रहा हूं। बीएससी की वीडियोज़ में स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड थी कि सर अल्टरनेटिंग करंट बता दीजिए या पढ़ा दीजिए, उसमें क्या है। तो अल्टरनेटिंग करंट आज मैं पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अल्टरनेटिंग करंट ये थर्ड पेपर का 4th चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने एलिमेंट्री डिवाइसेस, उसके बाद नेटवर्क एनालिसिस और उसके बाद ट्रांजिएंट एनालिसिस हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये चौथा चैप्टर है हमारा नेटवर्क एनालिसिस, अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट के पहले लेक्चर में आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक, उसके बाद मीन और एवरेज वैल्यू निकालेंगे। मीन या एवरेज वैल्यू एक ही चीज़ होती है, तो मीन या एवरेज वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक, चलता हूँ मैं पहले पेज पे अपने। तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट, देखिए हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिक करंट में 2 करंट्स हम लोग पढ़ते हैं, एक डायरेक्ट करंट, एक अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, डायरेक्ट करंट क्या होती है यहाँ शुरू कर रहा हूँ मैं। तो अगर किसी भी करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू, वोल्टेज या करंट दोनों ही वेरी करेंगे, क्योंकि वोल्टेज वेरी करने के साथ साथ करंट वेरी करती है। तो किसी भी करंट की वैल्यू अगर कांस्टेंट है टाइम के साथ, इस एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, टाइम एक्स एक्सिस पे ले लिया, और टाइम के साथ अगर हमारा करंट की वैल्यू मान लीजिए कि आई नॉट कांस्टेंट है। ठीक, मतलब टाइम की वैल्यू हम एनीथिंग ले तो हमारी करंट की वैल्यू क्या आ रही है, आई नॉट। अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, मतलब करंट की वैल्यू चेंज टाइम के साथ नहीं हो रही है। ठीक, लेकिन अगर यही टाइम के साथ करंट में वेरिएशन हो, ठीक, टाइम के साथ करंट में वेरिएशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे करंट कुछ इस टाइप से वेरी कर रही हो, ये मैंने एक जनरल फॉर्म बना दिया, साइनोसाइडल फॉर्म इसको बोलते हैं। साइनोसाइडल फॉर्म में है क्या, यहाँ मैं ले रहा हूँ प्लस आई नॉट, यहाँ 0 और यहाँ माइनस आई नॉट, ये करंट की वैल्यू में ले रहा हूँ। इसी तरह से यहीं पे मैं ले सकता हूँ वोल्टेज की वैल्यू प्लस वी नॉट 0 या माइनस ऑफ वी नॉट। ठीक, ये मैं ले सकता हूँ। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट दोनों के लिए ग्राफ हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोसाइडल ग्राफ। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि जो करंट की वैल्यू है या वोल्टेज की वैल्यू है वो हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ टी इज इक्वल टू समथिंग आएगा। ठीक, तो मैं लिखते चल रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी इज इक्वल टू 0, यहाँ टी इज इक्वल टू t/4। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल टी इज इक्वल टू t/2। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा स्मॉल टी इज इक्वल टू 3t/4। यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल टी इज इक्वल टू 2t, सॉरी कैपिटल टी। ठीक, अब यहाँ पे जो टी की डिफरेंट वैल्यूज ले रहा हूँ मैं, टी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक, इससे किसी भी बीच के एक वैल्यू की बात करेंगे तो अभी चेंज होगी। कहीं पर भी 2 टाइम पे हमारा करंट क्या है, सेम नहीं है। इस टाइप के करंट को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, तो अगर डिफिनीशन आपको लिखना हो तो इसकी डिफिनीशन कैसे लिख सकते हैं आप लोग, एनी करंट विच वेरीज विथ विच कंटिन्यूसली वेरीज विथ टाइम इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, अब अल्टरनेटिंग करंट कई टाइप की हो सकती है। अल्टरनेटिंग करंट में जैसे कि मैंने एक ये जनरल वेव शेप ले रखा है, साइनोसाइडल मैंने बताया। इसी तरह से अगर आप लोग चाहेंगे तो को साइनोसाइडल वेव फॉर्म भी बना सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट का। तो को साइनोसाइडल वेव फॉर्म क्या आएगा, को साइनोसाइडल वेव। ठीक, तो अल्टरनेटिंग करंट को ऐसे भी दिखाया सकता है। अल्टरनेटिंग करंट स्क्वायर फॉर्म की भी हो सकती है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेटिंग क्या हो सकती है, स्क्वायर वेव फॉर्म में भी हो सकती है। यही अल्टरनेटिंग करंट ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में भी हो सकती है, कुछ ऐसे अगर हम दे दें तो ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में भी हो सकती है। यही अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे देखिए, जितने भी मैंने वेव फॉर्म्स बनाए हुए हैं इन सब में क्या हो रहा है, टाइम के साथ करंट या वोल्टेज का वेरिएशन शो हो रहा है। ठीक, या वेरी कर रहे हैं दोनों। इसी को हम लोग चाहें तो और कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब क्या है
ये मान लीजिए कि ये है हमारा, तो मैं कुछ इसको ऐसे बना लिया, एक वेव शेप। ये कोई जनरल वेव शेप नहीं है, ठीक, ना तो ट्रायंगुलर है, ना स्क्वायर है, ना प्योर साइनोसाइडल है, तो ये क्या बुलाता है, कॉम्प्लेक्स वेव शेप, ठीक। ये भी अल्टरनेटिंग करंट हो सकते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट के बहुत सारे शेप्स होंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब अल्टरनेटिंग करंट में सबसे जो बेसिक शेप है वो साइनोसाइडल या कोसाइनोसाइडल होता है, ये ध्यान दीजिएगा। हम लोग लेके चलेंगे किसको, साइनोसाइडल को। चाहे तो आप लोग कोसाइनोसाइडल को भी लेके चल सकते हैं। कोसाइनोसाइडल को जब आप लेके चलते हैं और साइनोसाइडल को लेके चलते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या आएगा। यहाँ पे देखिए साइनोसाइडल वेव फॉर्म में क्या है, जब हम लोग टाइम लेंगे एट t = 0, देन हमारी आई की वैल्यू क्या आएगी इस केस में, 0 के बराबर, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को। उसी तरह से जब आप लोग लेंगे एट स्मॉल t = t/4, उस केस में आई की वैल्यू क्या आएगी, I0। यहाँ देखिए t/4 पे क्या आया हुआ है, I0, ठीक। इसी तरह से हम जब आगे और बढ़ेंगे तो एट t = t/2 की बात करेंगे, t/2 की वैल्यू बात करेंगे तब क्या आएगा हमारे पास, आई की वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप इस पॉइंट को। अब यही अगर आप लोग कोसाइनोसाइडल में बात करेंगे, ठीक, अगर नीचे चलता हूँ थोड़ा सा और मैं 3t/2 की बात करूँगा तो 3t/4 में क्या आ जाएगा, -I0, और t पर क्या आ जाएगा एग्जैक्टली 0। इसे जब कोसाइनोसाइडल की बात करेंगे तो कोसाइनोसाइडल के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, साइनोसाइडल, यहाँ क्या आ जाएगा, कोसाइनोसाइडल। कोसाइनोसाइडल केस में क्या होगा, एट t = 0, I = I0, सीधे सीधे देखिए यहाँ पे दिख रहा है। फिर t = t/4 की जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद जब t/2 की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, -I0। इसके बाद फिर से जब ऊपर जाएंगे हम लोग t की बात करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0, ऐसे आएगी, ठीक। तो कोसाइनोसाइडल के लिए ये वैल्यू जाएंगी और साइनोसाइडल के लिए ये वैल्यू जाएंगी। तो हम लोग साइनोसाइडल आसान रहता है क्योंकि 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, ठीक। कोसाइनोसाइडल में कोई दिक्कत नहीं, करेंगे तो सेम आएंगी। अगर आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं, कोसाइनोसाइडल भी उसको भी कर सकते हैं आराम से। तो पहली चीज़ तो ये थी। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, ठीक, अल्टरनेटिंग करंट के लिए या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए। तो देखिए करते क्या हम लोग, अल्टरनेटिंग वोल्टेज में लिखना जा रहा हूँ। तो देखिए V = V0 sin ωt से लिखा जाता है, ठीक। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू क्या लिखी गई, V = V0 sin ωt। क्यों मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए जब स्मॉल t की वैल्यू जब चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से V की वैल्यू चेंज होगी, ठीक। तो यहाँ पे जो V है इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक। इसको क्या बोलेंगे आप लोग, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक। और जो V0 होता है इसको हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू, ठीक। V क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और V0 क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब मैक्सिमम वैल्यू यही होगी। इसमें ओमेगा क्या है, जो ओमेगा होती है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोली जाती है, ठीक। ओमेगा की जो वैल्यू होती है ये 2πν के बराबर होता है, जहाँ पे न्यू क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी है। अल्टरनेटिंग करंट की एक फ्रीक्वेंसी फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है और हर कंट्री में फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इंडिया के लिए जो फ्रीक्वेंसी है न्यू की जो वैल्यू है वो 50 हर्ट्ज़ है, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा कि इंडिया के लिए कितना है, 50 हर्ट्ज़। अदर कंट्री में चले जाएंगे आप, चाइना में, अमेरिका में, तो उधर क्या है, 60 हर्ट्ज़ है। कुछ कंट्रीज में इससे कम भी है, ठीक। तो एक चीज़ भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंडिया में बना हुआ है उसमें जो कैपेसिटर्स लगे होंगे या अदर कंपोनेंट्स लगे होंगे जो टाइम डिपेंडेंट है, उनकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ रखनी पड़ती है। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो वो इंडिया में नहीं चल पाएगा, ठीक। तो पहले जो जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स बनते थे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स या इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस कर लीजिए, उनमें सबकी फ्रीक्वेंसी कितने रखी जाती थी, 50 हर्ट्ज़। लेकिन अब थोड़ी सी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रखी जाती है, 50 हर्ट्ज़ टू 60 हर्ट्ज़,
ठीक, कोई भी आप लोग एवलांस कर देंगे उस पर देखेंगे अगर, तो फ्रीक्वेंसी जैसे कोई चार्जर ले लीजिए आप बेसिक, और चार्जर पर भी देखेंगे तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखी होगी 50 to 60 हर्ट्ज़। तो 50 to 60 हर्ट्ज़ लिखने का मतलब क्या है, वो 50 हर्ट्ज़ पर भी काम करता है, 60 हर्ट्ज़ पर भी काम करता है। अदरवाइज वही चार्जर लेके आप दूसरे जगह चले जाए तो पे वर्क नहीं करेगा। ठीक, ये प्रॉब्लम आती है। तो ओमेगा क्या हो गया हमारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और न्यू क्या हो जाती है, लीनियर फ्रीक्वेंसी। इसी चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे, न्यू इज इक्वल टू एक चीज़ और होता है, न्यू इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, ये भी पढ़े होंगे। ठीक, 1/t। टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लगा। ठीक, अच्छा ये डिसाइड कैसे होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी डिसाइड कैसे होता है किसी भी अल्टरनेटिंग करंट का। तो अल्टरनेटिंग करंट जब भी प्रोड्यूस हो रही होगी तो किसी न किसी जनरेटर से प्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक, अब जनरेटर में जैसे टरबाइन हो गया, उसको कोई ना कोई डिवाइस रोटेट कर रही होगी, कोई ना कोई एनर्जी होगी जिससे उसको रोटेट किया जा रहा होगा। उसका रोटेशन का नंबर क्या है, पर सेकेंड कितनी बार वो रोटेट कर रहा है। ठीक, जैसे किसी भी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है घटानी है तो उसकी स्पीड को घटा बढ़ा करके हम उसकी फ्रीक्वेंसी घटा बढ़ा सकते हैं आसानी से, जिसे ध्यान दीजिएगा। तो कई बार वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 50 हर्ट्ज़ जैसे इंडिया की फ्रीक्वेंसी है तो क्या उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि आप जनरेटर की स्पीड को घटा करके या बढ़ा करके, जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके स्पीड को घटा बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। और जैसे आपने उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर लिया, उसका टाइम पीरियड चेंज हो गया। ठीक, और टाइम पीरियड चेंज हुआ, इसी के साथ साथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज क्या कहाँ डिपेंड करती है, स्पीड पे। ठीक, अब देखिए स्मॉल टी क्या है, एनी टाइम है, टाइम इंस्टेंट कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पे स्मॉल टी की वैल्यूज डिफरेंट हम पुट करेंगे तो ये वैल्यूज हमको मिल जाएंगी। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें पुट करने का तरीका क्या होगा, यहाँ से हम एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2π/T, ये भी लिख सकता हूँ मैं, और ये वैल्यूज मैं हर जगह यूज करूँगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इन सारी वैल्यूज को मैं हटा दूँ, सारा कुछ मैंने बता दिया। ये साइनोसाइडल वेव के लिए वेव फॉर्म लिखा है। कोसाइनोसाइडल वेव के लिए अगर लिखना चाहते हैं आप लोग तो v इक्वल टू क्या लिख लेंगे, v इक्वल टू v0 cos ओमेगा टी, ये कोसाइनोसाइडल वेव फॉर्म हो जाएगा। ठीक, इसमें भी कन्फ्यूज मत होइएगा, कोसाइनोसाइडल के लिए सिर्फ इतना ही चेंज करना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि आगे हम लोग कई बार वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स की आती है क्लास इंटरमीडिएट में भी और बेसी में भी, वैल्यूज़ कैसे पुट करें। तो देखिए टी की डिफरेंट वैल्यूज हम पुट करेंगे। ठीक, स्मॉल टी जो है इसकी डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। देखिए जब हम स्मॉल टी जो मैंने वैल्यूज लिखा हुआ था वो कहाँ से लिखा हुआ था, स्मॉल टी इक्वल टू 0 जब आप लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू साइन 0 आ जाएगी। और साइन 0 होने का मतलब क्या है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि v की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर स्मॉल टी इक्वल टू T/4 में पुट कर रहा हूँ ये वाली वैल्यू। ठीक, अब T/4 पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा के लिए मैंने क्या बताया अभी, 2π/T इंटू स्मॉल टी की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं हम लोग, T/4। देखिए t से t कैंसिल आउट होगा, 2 2 4, यानी v इक्वल टू v0 साइन π/2, ये आ रहा है। अब साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, +1, यानी कि v इक्वल टू v0, दिख रहा है। ये कैलकुलेट करने का तरीका होगा हमारे, मतलब जहाँ जहाँ ओमेगा आएगा वहाँ 2π/T पुट करेंगे और स्मॉल टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो भी हमको गिवन टाइम रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं कि ये कुछ भी हो सकता है, इसमें बीच में ना कोई भी टाइम ले सकते हैं हम लोग। तो स्मॉल टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चूँकि इंस्टेंट है तो कुछ भी ले सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि कैलकुलेट ऐसे किया जाएगा। अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे हम लोग। इसी में ठीक, तो ये तो हमारे पास वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग करंट कितना होगा, तो आई इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, आई इक्वल टू V0/R साइन ओमेगा टी। V0/R को एक नई क्वांटिटी मान लिया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है, I0। आई इक्वल टू I0
साइन ओमेगा टी। ठीक, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको अभी हम लोग आगे फेजर्स में बनाएंगे, जिसको फेजर डायग्राम बोलेंगे। उस पर एक मैं पूरा लेक्चर लेने वाला हूँ फेजर पे, तो अभी उसको मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ बता दूँ थोड़ा सा। जब हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं तो क्या करते हैं कि वोल्टेज और करंट को वेक्टर्स के थ्रू शो करते हैं। ठीक, और जो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड रखा जाएगा, तो देखिए ध्यान से, V की वैल्यू V0 साइन ओमेगा टी है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी V0 होगी। यहाँ क्या लिखा मैंने, I0 साइन ओमेगा टी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी I0। बट I0 है क्या, V0/R के बराबर, यानी V0 का R टाइम्स, V0 से R टाइम्स कम आएगा I0 हमेशा। तो I0 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, वोल्टेज से कम होगी। ये ध्यान दीजिएगा, पीक करंट की जो वैल्यू होगी पीक वोल्टेज से हमेशा कम आएगी। तो अगर ये कम आ रही है तो इसी तरह से इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी कम आएगी। ये भी ध्यान दीजिएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, I है, तो I की वैल्यू भी हमेशा क्या आएगी, V से कम आएगी। ये ध्यान दीजिएगा अल्टरनेटिंग करंट में, ये चीज़ है। अब देखिए इसी तरह से अगर हम I की वैल्यू लिखें यहाँ पे करंट की, तो ये कितनी आ जाएगी, I0 साइन ओमेगा टी। ठीक, हमारे पास ये वोल्टेज का इक्वेशन हो गया, ये करंट का इक्वेशन हो गया। अब देखिए इसी चीज़ को लिखने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने ये लिखा, वैल्यूज को लिखने के लिए कई जगहों पे बुक्स में ऐसे भी यूज किया गया है, I = I0। ठीक, सिमिलरली अगर आप लोग आगे देखेंगे तो जो हमारा I होगा, इसको हम लोग IT भी बोल सकते हैं। ठीक, तो IT में बोल रहा हूँ, ये 0 होगा कहाँ पे, जीरो नहीं, -I0 कहाँ आएगा, जब हमारी T लाई करेगी T/2 से इक्वल या ग्रेटर हो और लेस कहाँ हो, T से। ठीक, इसके बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे अगर हमारा वैल्यू लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो करंट आएगी वो कितनी होगी, -I0 के बराबर, निगेटिव वैल्यू आएगी कुल मिला के। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 0 से T/2 के लिए वैल्यू पॉजिटिव आई हुई है, इसी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और T/2 से T के लिए हमारा कितना आ रहा है, -I0। ठीक, तो ये निगेटिव वैल्यू होगी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देखिए अब इसका आगे हम लोग जो पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग मीन और एवरेज वैल्यू निकालने वाले हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का मीन या एवरेज वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक, ये जनरली इंटरमीडिएट का टॉपिक है, बीएससी में डिस्कस करना जरूरी इसलिए हो जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है कि ये कैलकुलेशन नहीं कर पाते। इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कैलकुलेशन करने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर ले रहा हूँ। खैर बीएससी के सिलेबस में पूछा नहीं जाएगा, पहले बता दूँ। ठीक, हो सकता है कभी एक नंबर में दोनों पूछ ले, तो स्टेट यूनिवर्सिटी में जनरली पूछा भी जाता है, बट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो नहीं पूछा जाता है जनरली। तो यहाँ पे नेक्स्ट में चल रहा हूँ, क्या करना है, मीन और एवरेज वैल्यू निकालने। ठीक, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, अल्टरनेटिंग करंट को साथ में लिख रहा हूँ। ठीक, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब मीन और एवरेज वैल्यूज हम लोग 2 बार निकाल सकते हैं, 2 तरीके। 2 बार निकालने का मतलब ये है कि या तो ये कंप्लीट साइकिल के लिए पूछेगा या हाफ साइकिल के लिए पूछेगा। ठीक, ये हाफ साइकिल से 1/4 साइकिल के लिए भी पूछ सकता है। मीन वैल्यू किसी भी वैल्यू के लिए पूछा जा सकता है या किसी भी टाइम इंटरवल के लिए पूछा जा सकता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि जनरली हम 2 कैलकुलेट करके दिखाएंगे, उसके कैलकुलेशन के आधार पर आप किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार मैं पहले निकालने जा रहा हूँ फार कंप्लीट साइकिल, क्या, फार 1 कंप्लीट साइकिल। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कई जहाँ पे CPS भी लिखा जाता है, CPS। जैसे मैंने पीछे क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या लिखा, हर्ट्ज लिखा था, इसको CPS भी लिखा जाता है, साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक, तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं CPS लिखा हो तो हर्ट्ज मान लीजिएगा कि हर्ट्ज लिखा हुआ है, हर्ट्ज CPS, या कभी कभी क्या लिख देगा, सेकेंड इनवर्स, ये भी लिखा जाता है पर सेकेंड। ठीक, तो ये फ्रीक्वेंसी है तीनों। ठीक, अब
फॉर कंप्लीट साइकिल निकालेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हम लोग पहले तो एवरेज या मीन निकालते कैसे हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है वही बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज़ करने जाने हैं। बट हाँ, जैसे आप लोगों ने नंबर्स में पढ़ा होगा, यहाँ पे हम लोग नंबर्स का नहीं निकालेंगे, किसी फंक्शन का निकालेंगे, ठीक। और फंक्शन भी ऐसा है जो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई फंक्शन लिखा एफ ऑफ टी, ठीक, तो ये एफ ऑफ टी के बराबर होगा, कन्फर्म है। बट अगर ये पीरियाडिक फंक्शन है तो पीरियाडिक फंक्शन में टाइम पीरियड का मैंने नाम लिया था, तो एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी करेंगे तो ये फिर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी ही आ जाएगा। मतलब ठीक एक पीरियड के बाद फिर से वही फंक्शन रिपीट होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये पीरियाडिक फंक्शन होता है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी एवरेज निकालना होता है तो सम करते हैं सबका, सम ऑफ द टोटल नंबर्स अपान नंबर ऑफ टोटल नंबर्स, ये तो करते हैं ना। कहीं भी एवरेज निकालना हो नंबर्स में तो कैसे निकालते हैं, सम ऑफ टोटल नंबर्स अपान नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक। यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हमारे पास एक साइनोसाइडल वेव है ऐसे, ठीक, और इस साइनोसाइडल वेव का एवरेज वैल्यू निकालना है हमको। अब इसके लिए एवरेज वैल्यू जो हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए कि पहले तो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यानी कि इस मैं टाइम ले रखा हूँ तो डिपेंडेंट है। इसमें करेंगे क्या कि 0 से t के लिए, मान लीजिए कि मैंने क्या लिखा, 1 कंप्लीट साइकिल लिखा, मतलब 0 से t के लिए एक कंप्लीट साइकिल होगी। तो यहाँ पे 0 है हमारा, यहाँ क्या है, कैपिटल T है, इसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो इस पूरी क्वांटिटी को ऐड करना है हमको, ठीक। तो पूरी क्वांटिटी को ऐड करने का तरीका क्या होगा, अगर आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे तो मैथ्स में पढ़ाया गया होगा एरिया अंडर द कर्व, एक चैप्टर। एरिया अंडर द कर्व कैसे निकाला जाता है, इंटीग्रेशन करके। कैसे निकालते थे, निकालने का तरीका क्या होता था, एक छोटा सा स्ट्रिप लेते थे पतला सा, ठीक, जिसकी लेंथ क्या हो, सॉरी जिसकी विड्थ क्या होगी, dt, और वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है ये आई नॉट ले रखा है, ठीक। तो आई नॉट dt करके हम लोग निकालते थे, ये तो आप लोगों को याद होगा, ठीक। अगर मैं इसको आई मान लूँ, टाइम डिपेंडेंट चूँकि ये है, और इस वैल्यू को मैं आई सीधा मान लूँ, आई नॉट तो पिक वैल्यू हो जाएगी ना, तो पिक वैल्यू ना लेकर के यहाँ से जब हम चलेंगे पूरा यहाँ तक तो हमको क्या लेना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई ले लेता हूँ, और आई इंटू dt करेंगे जब हम लोग, तो क्या मिल जाएगा, इसका एरिया। और इसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 से t के लिए। अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो इस पूरे का सम मिल जाएगा हमको, ठीक। एरिया अंडर द कर्व में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ ऊपर जो क्वांटिटी है कि मतलब सम ऑफ द क्वांटिटीज करना है, तो सम ऑफ द क्वांटिटीज कैसे निकालेंगे हम लोग, 0 से t आई dt करके, ठीक। और i की वैल्यू हमको पहले से पता होगी, i इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा t, क्योंकि मैं साइनोसाइडल वेव लेके चला हूँ, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ऊपर, मतलब नंबरेटर में आएगा सम ऑफ द ऑल द क्वांटिटीज। उसके बाद क्या करना है हमको, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज में क्या है, एक मैंने छोटा सा dt लिया, उससे फिर dt लूँगा, फिर dt लूँगा, फिर dt लूँगा, इधर भी dt लेते चला जाऊँगा। मैंने कितनी बार dt लिया, ठीक। तो नंबर ऑफ dt's कितना हो जाएगा, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 to t dt, सीधे सीधा, ठीक। मतलब dt को ही मैं 0 से t के लिए इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो ये नंबर्स मिल जाएगा। और ये वैल्यू हमको क्या दे देगी, ये हमको दे देगा आई एवरेज, ठीक। आई एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी। यानी आई एवरेज निकालने के लिए हमको क्या निकालना है, पहले तो ये क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी और उसको डिवाइड करने का पड़ेगा इससे, ठीक। अब डिवाइड करने में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, एक कंप्लीट साइकिल में जब इस नीचे वाले के इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये चूँकि डिफिनिट इंटीग्रल है तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल t अंडर ब्रैकेट, लिमिट क्या आ जाएगा 0 से कैपिटल T। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो t माइनस 0 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगी वैल्यू t, ठीक। नीचे वाली क्वांटिटी कुल मिला के 1/t आ रहा है ये। तो कई बार बुक्स में लिखते क्या है, इसको डायरेक्टली लिख दिया जाता है तो चीज़ों को समझ में नहीं आता पाता लोगों को,
इसी चीज़ को हम लोग लिख देते हैं आई एवरेज इज इक्वल टू 1/t 0 to t आई डी टी, ऐसे भी लिखा है। 1/t क्या है, एक्चुअल में इसके नीचे था डिनोमिनेटर में, यहाँ भी डिनोमिनेटर में अभी भी है, 0 to t आई डी टी कर दिया तब भी आ जाएगा। ये कंप्लीट साइकिल के लिए बता रहा हूँ। अगर हाफ साइकिल करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ t/2 कीजिए, यानी ये 2/t हो जाएगा। नीचे आप t के जहाँ पे t/2 जब आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा, 2/t आ जाएगा, यहाँ पे t/2 आ जाएगा। ठीक, इतना ही चेंज होता है, बाकी चीज़ें कैलकुलेट करने में सिमिलर आएंगी। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहीं से कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और 1 कंप्लीट साइकिल के लिए मैं इसको कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। देखिए हमारे पास जो बन रहा है, मैं सीधे इस फार्मूले का यूज़ कर रहा हूँ जो मैं अभी भी लिखा हूँ यहाँ पे, इस फार्मूले का मैं सीधे यूज़ कर लेता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई एवरेज ओवर अ कंप्लीट साइकिल। ये ध्यान दीजिएगा, आई एवरेज में कहाँ निकाल रहा हूँ, ओवर अ कंप्लीट साइकिल 1/t 0 to t आई डी टी। ठीक, और आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, पहले से मैंने लिख रखा हुआ है, तो ये वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/t 0 to t आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, ये ध्यान दीजिएगा। आई एवरेज निकाल रहा हूँ मैं, उसके लिए इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए साइन ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी को पहले तो कोई क्वांटिटी मानी जाती है। ठीक, डायरेक्ट नहीं करने होते। हाँ, अगर आप लोग फार्मूला याद किए हों, जैसे कई बार फार्मूला याद करा दिया जाता है, साइन ए एक्स डी एक्स, तो ये कह देते हैं कि इसका क्या आएगा, माइनस ऑफ कास एक्स अपान ए। ठीक, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा सीधा सीधा। यहाँ पर भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी डी टी है तो माइनस ऑफ कास ओमेगा टी अपान ओमेगा मैं लिख दूंगा, आ जाएगा। बट आता कहाँ से है, तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। इनसे तो इंटरमीडिएट के मैथ्स में आप लोगों को बहुत बार कराया गया होगा ये सब चीज़ें। ठीक, यहाँ ओमेगा टी को जनरली हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं, मान लीजिए कि मैंने यू एज्यूम किया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा डी टी इज इक्वल टू डी यू। डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ दोनों तरफ। ठीक, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करने पे आ गया, यहाँ से डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, डी यू बाई ओमेगा, यही डी टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाती है। तो यहाँ पे क्या आती है जनरली, आई नॉट साइन यू, ओमेगा टी को क्या माना हूँ यू, तो यहाँ यू रख दूँगा, और डी टी के जहाँ पे डी यू बाई ओमेगा। अब ये क्या आ जाएगा, आई नॉट बाई ओमेगा रहेगा, साइन यू का जब करेंगे आप लोग तो माइनस ऑफ कास यू आएगा, फिर यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, ओमेगा टी आ जाएगा, तो माइनस ऑफ कास ओमेगा टी के बराबर ये आ जाता है। ठीक, तो ऊपर वाली क्वांटिटी माइनस ऑफ कास ओमेगा टी अपान नीचे ओमेगा आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैं करने जा रहा हूँ आगे। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, 1/t आई नॉट को मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो 1 के जहाँ पे आई नॉट लिख रहा हूँ, इनटू इसका मैंने इंटीग्रेशन बताया, माइनस ऑफ कास ओमेगा टी अपान ओमेगा, और इस पे लिमिट क्या लग जाएगा, 0 से कैपिटल टी का। ठीक, ये हमारे पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन की वैल्यू। अब इसमें से ओमेगा भी मैं बाहर निकाल सकता हूँ, चाहूँ तो मैं ओमेगा बाहर निकाल दूँ। तो मैं यह वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ, ओमेगा वैल्यू निकाले ना निकाले कभी कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे मैं सीधा वैल्यू पुट कर दूंगा। स्मॉल टी यहाँ पे पहले कैपिटल टी पुट किया जाए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे किया जाता है। अपर लिमिट रखूँगा पहले। ये कैलकुलेशन मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे जितने भी कैलकुलेशंस करने हैं सब इसी के बेसिस पर करने हैं। ठीक, इसी तरह से करने पड़ेंगे। तो ये कैलकुलेशन अगर चीज़ें अगर क्लियर हो गई यहाँ पे, तो अगले में आपको दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई एवरेज इक्वल टू आई नॉट अपान कैपिटल टी इंटू ब्रैकेट में मैं सीधे लिख रहता हूँ माइनस कास ओमेगा कैपिटल टी अपान ओमेगा माइनस, अब एक माइनस इधर से आया, माइनस पहले से भी है तो हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा कास 0 अपान ओमेगा, क्योंकि स्मॉल टी की वैल्यू में क्या पुट कर रहा हूँ 0, तो ये आ जाएगा। ठीक, अब कास 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो सीधे 1 हो जाएगा। 1 अपान ओमेगा, या लिख सकता हूँ मैं 1 अपान ओमेगा लिख देता हूँ।
ठीक, या ओमेगा दोनों में कॉमन है तो बाहर कर देता हूँ मैं सीधे। आई एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई नॉट अपान ओमेगा टी अंडर ब्रैकेट, यहाँ क्या बचा माइनस ऑफ कास। अब ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी प्लस कास 0 है तो कास 0 की वैल्यू 1। ठीक, यहाँ टी से टी कट जाएगा, कास 2 पाई बचेगा। अब कास 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए ध्यान से, इसमें भाई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कैसे हम कैलकुलेट करें। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2 और यहाँ फिर से 2 पाई। तो अगर आपको कास 2 पाई निकालना है तो इसका मतलब क्या है, 2 पाई और 0 एक ही पॉइंट है। जो वैल्यू कास 0 की होगी वही वैल्यू किसकी होगी, कास 2 पाई की, यानी कि कास 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही आएगी। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो आई एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए, इसमें आप चाहें तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर सकते थे 2 पाई बाई टी, बट ये वैल्यू सीधे 0 आ जाती है तो इसको पुट करने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई नॉट अपान ओमेगा टी अंडर ब्रैकेट माइनस ऑफ 1 प्लस 1, -1 प्लस 1 जब आप ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी आई एवरेज जो आएगा वो कितना आ जाएगा 0। 1 कंप्लीट साइकिल के लिए जो हमारी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 0। ठीक, अब इसी को अगर आप लोगों को हाफ साइकिल का निकालना है तो अब क्या करेंगे। ठीक, तो पूरा प्रोसीजर सेम होगा, समझ लीजिए। यहीं पे मैंने अभी भी क्या बताया, ये कंप्लीट साइकिल के लिए था। हाफ साइकिल के लिए प्रोसीजर में क्या चेंज होगा, यहाँ मैंने बताया था कि जहाँ कैपिटल टी रखा हूँ वहाँ पे क्या रखूँगा t/2, तो ये जनरली हो क्या जाएगा 2/t, और यहाँ भी क्या कर दूंगा t/2। ठीक, बाकी फिर से सोल्यूशन वही आएगा, यहाँ 2i नॉट अपान टी आएगा, यहाँ t/2 आ जाएगा। ठीक, जहाँ जहाँ टी था वहाँ मैं t/2 करता चला जा रहा हूँ। यहाँ 2i नॉट अपान टी आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा t/2। ठीक, बाकी सारी वैल्यू सेम आएंगी। अब यहाँ जो सॉल्यूशन है यहाँ से इस लाइन से चेंज होगा, मतलब यहाँ के बाद इसका सॉल्यूशन मैं नीचे करने जा रहा हूँ बगल में। ठीक, इसको फिर से मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ। देखिए, अब जब आई एवरेज निकालेंगे आप लोग, यहाँ मैं रेड से लिख रहा हूँ, आई एवरेज टी हाफ कर दे रहा हूँ मैं, ओवर हाफ साइकिल। ठीक, ये आई एवरेज क्या है ओवर कंप्लीट साइकिल, तो ये कितना आ जाएगा। अब जब वैल्यू जब लोग पुट किए हैं तो क्या आ रहा है यहाँ पे 2i नॉट अपान टी ओमेगा, यहाँ से ओमेगा भी मैं बाहर कर ले रहा हूँ। यहाँ क्या है t/2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा अंडर ब्रैकेट माइनस कास 2 पाई बाई टी ओमेगा की वैल्यू इंटू t/2। ठीक, और ये ओमेगा मैं बाहर कर दिया हूँ, प्लस कास 0 एज इट इज आ जाएगा कास 0। ठीक, ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा। ठीक, अब क्या बचेगा, ये ओवर हाफ साइकिल, ये कितना आ जाएगा 2i नॉट अपान टी, और यहाँ भी मैं ओमेगा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 पाई बाई टी, टी से टी कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, अंडर ब्रैकेट यहाँ क्या बचा माइनस ऑफ कास पाई, और कास पाई की वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ पे 0 की वैल्यू 1 लिया था तो जस्ट 0 के उल्टा क्या आ रहा है पाई, यानी यहाँ आएगा -1, तो कास पाई की वैल्यू -1, तो माइनस पहले से भी है, +1 +1 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा, 2i नॉट अपान पाई। ठीक, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, डिवाइड कर दीजिए 2i नॉट अपान 3.141, इसे डिवाइड कर दीजिए, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये लगभग आ जाती है 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट। ठीक, ये क्या आ गई आई एवरेज ओवर हाफ साइकिल, मतलब हाफ साइकिल के लिए मेन या एवरेज वैल्यू कितनी आएगी। ठीक, तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं पूरे को कंप्रेस कर दे रहा हूँ एक में, इसका मुश्किल है आना। ठीक, तो आ गया ये।
इस पूरे कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन मैंने कैसे कैसे किया इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगर इस चीज़ को आप क्लियर कर पा रहे हैं तो अगले कैलकुलेशंस आपको आसान हो जाएंगे। तो इसके नेक्स्ट में हम लोग करेंगे IRMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करने के बाद सीधे हम लोग आ जाएंगे बेसिक के कोर्स पे। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तक इंटरमीडिएट के कोर्स माना जा सकता है, क्योंकि पूछा भी जाता है स्टेट यूनिवर्सिटीज में कई बार, इसलिए मैंने कर दिया। तो हम लोग आएंगे सीधे बेसिक के कोर्स में, जहाँ पे क्या हम लोग पढ़ेंगे फेजर्स एंड फेजर डायग्राम क्या क्या होते हैं, फेजर डायग्राम के थ्रू किसी भी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन, मतलब अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर RMS वैल्यू। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कहाँ पे, बेसिक के सिलेबस के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।